everyone, welcome to my channel again and I'm sorry I was not consistent but I promise I will be consistent from now। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। आई नो आधे लोगों के तो कान खड़े हो गए होंगे बिकॉज मेरे तो होते थे। फर्स्ट टाइम व्हेन आई एनकाउंटर्ड स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी आई वाज लाइक यूज़ क्यों करते हैं यार, क्या ज़रूरत है स्टेटिस्टिक्स को साइकोलॉजी में यूज़ करने की। आई मीन सब्जेक्ट तो है अच्छा खासा, हम पढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो आज का वीडियो आपकी सारी क्वेरीज रिलेटेड टू स्टेटिस्टिक्स साइकोलॉजी में क्यों है और आप इससे कैसे डील कर सकते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे ये आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स, सॉरी फॉर द फंबल, और ताकि मैं कुछ भी चीज़ें भूलूँ नहीं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये थी कि सॉरी फॉर द डिले, ओके फाइन। सो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम साइकोलॉजी में स्टेटिस्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब जो भी साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हैं या पीजी में, या फिर आप नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, आई मीन अभी तक आपने पीछा छुड़ा रखा था पोस्ट ग्रेजुएशन तक, बट स्टिल आपको एक पूरा यूनिट मिलता है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी करके। आपका जो सेकंड यूनिट है आई गेस, यस 10 यूनिट्स में से। तो बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है और कभी कभी हमें बेसिक्स नहीं पता होते, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स और एडवांस जो टॉपिक्स हैं उनके साथ डील करने में बहुत दिक्कत आती है। सो आई एम हियर, सो डोंट वरी एट ऑल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम स्टेटिस्टिक्स साइकोलॉजी में यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप इस क्यों से रूबरू हो जाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से भागेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि ये कितना ज़रूरी है आपकी स्टडीज़ के लिए। तो देखिए, जो साइकोलॉजी है वो नेचुरल साइंस की कैटेगरी में तो आता नहीं है, क्योंकि आप किसी का बिहेवियर किसी लैबोरेटरी में डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते जैसे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, नेचुरल साइंसेस में करते हैं। तो ये सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है, जैसे आपका सोशल साइकोलॉजी हो गया, या फिर आपकी सोशियोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सोशल साइंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे में जो आपका रिज़ल्ट है उसका जो इन्फरेंस होता है वो डेटा के थ्रू होता है। मतलब जो भी डेटा हम गैदर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, वो डेटा के फॉर्म में आती है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, कैटेगराइज करना, कैलकुलेट करना और उसके बाद उनसे इन्फरेंसेस ड्रॉ करना, ये पूरा प्रोसेस होता है। और इस पूरे प्रोसेस में आपका स्टेटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है। आप खुद सोचिए कि आपको ये स्टडी करना है कि एवरेज इंटेलिजेंस क्या है। आप ऐसा 10 लोगों का इंटेलिजेंस लेके मुंह से बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं, 10 मैंने लिया, उसमें से 7 के तो 100 थे, और फिर वेरी फर्स्ट प्लेस आप मेजर कैसे करोगे? आपको एक टूल चाहिए। और जितने भी साइकोमेट्रिक टूल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, उनकी जो नॉर्म रेफरेंसिंग है या फिर उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें भी स्टेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, आप खुद से सोचें कि साइकोलॉजी में इतनी सारी रिसर्चेस हुई हैं, ये एम्पिरिकल नहीं होती अगर डेटा का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करके, कैलकुलेशन करके उनसे जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं किए गए होते। अगर आप कोई चीज़ कॉन्क्रीटली नहीं प्रेजेंट करते तो वो एम्पिरिकल नहीं होगी और एज अ डोमेन ऑफ साइंस एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए चीज़ों का एम्पिरिकल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में स्टेटिस्टिक्स बहुत हेल्प करती है। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टेटिस्टिक्स साइकोलॉजी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पूरे रिसर्च के प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों को लगता है अरे हमें तो बहुत बड़े बड़े फार्मूलाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे उनके थ्रू, हमें तो कैलकुलेशंस ही नहीं आती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी कोई हाथ से कैलकुलेशन नहीं करता। SPSS है, R है, इनफैक्ट बहुत सारे और जो है सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपके लिए करते हैं। सम
डिग्री आपको थोड़ा बहुत फ़ॉर्मूलाज़ याद करने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको ये बड़ी-बड़ी लाखों करोड़ों की कैलकुलेशंस हाथ से करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट नेट के भी पेपर्स देखिए आप, तो वहाँ पे भी ऐसे पूछते हैं कि कोई फ़ॉर्मूला पूछ लिया, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम पूछ ली, जिसमें बहुत छोटी माइन्यूट सी कैलकुलेशन होती है जो आप लिमिटेड 1 मिनट 2 मिनट्स में कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ लाइक स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, हमें डर क्यों लगता है यार? हम ना छोड़ चुके होते हैं मैथमेटिक्स पढ़ना, हमें लगता है पढ़ना ही नहीं है, इससे डील ही नहीं करना। फिर जब हम ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं साइकोलॉजी के साथ, या फिर पीजी में पहुंचते हैं, जैसे कुछ लोग इग्नू से करते हैं तो उनका बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल वो साइकोलॉजी में पीजी कर रहे हैं, एंड दे फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद इट, राइट? मुझे बहुत मुश्किल हुई थी ऑनेस्टली। मैंने अपना पेपर 6 दे दिया था, जो कि स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी है, और मुझे बेसिक्स नहीं पता थे। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने बस फार्मूलाज याद कर लिए थे, और फार्मूला में अपने डेटा को फिट कैसे करना है वो मेरे को आ गया था। बाकी मुझे बेसिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था। थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई थी, बट उस लेवल की समझ नहीं थी जिस लेवल की होनी चाहिए, लाइक एक पीजी स्टूडेंट की। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की होगी और मुझे इस पे कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने वक्त दिया खुद को। जब मुझे इम्पोर्टेंस समझ आई तो रिसर्च पढ़ी मैंने, फिर मैंने स्टेटिस्टिक्स का वैल्यू समझा, और ऑनेस्टली नाउ आई फाइंड इट फैसिनेटिंग। तो अभी मुझे अच्छा लगता है पढ़ना इसके बारे में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि स्टेटिस्टिक्स ना वो प्रॉपर मैथमेटिक्स नहीं होती। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे बहुत सारी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में, वो यहाँ पे नहीं होती। मुझे लगता है मैथमेटिक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है स्टैटिस्टिक्स, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सिंपल, आपको वो क्या कहते हैं ना, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, बस इसी की रिक्वायरमेंट है आपको। और वो भी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, जोड़ घटाना, गुणा भाग जिसको बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करें, वो भी छोटे छोटे लेवल्स पे। बहुत जगह कैलकुलेटर्स भी अलाउड होते हैं, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी आपको बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती है। दो चीज़ें हैं स्पेशली साइकोलॉजी के रेफरेंस में, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसमें है, एक तो आपके डेटा का नेचर क्या है, और दूसरा आपकी मेजरमेंट टूल्स क्या हैं। जैसे दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टेटिस्टिक्स में यूज़ की जाती हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ऑल टाइप ऑफ डेविएशन और रेंज वगैरह आते हैं। उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिक्स में अगर मैं आपको एक ऐसे एक स्टेटमेंट पास करके बोलना चाहूँ, तो मैं बोलूँगी मीन, जिसको आप नॉर्मल भाषा में एवरेज भी कहते हैं। तो जो मीन है, आप समझिए कि स्टेटिस्टिक्स का सोल होता है व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी। ऑब्वियसली मीडियन, मोड और मीन तीनों ज़रूरी होते हैं, बट मीन आपका स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब बिना मीन के आप कुछ नहीं कर सकते। और मीन का सिंपल 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 फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं, और दो स्कोर्स होती हैं ऑब्जर्वेशन की, उनको प्लस करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे अगर 10 लोगों की हाइट का एवरेज निकालना है, तो 10 लोगों की जितनी भी हाइट है, उनके जितने भी स्कोर्स हैं, उसको जोड़ दीजिए और उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दीजिए। जो एवरेज आया वो आपकी क्लास की, आप जिन लोगों की एवरेज ले रहे हैं उनकी एवरेज हाइट है। डोंट वरी, मैं प्रॉपर वाइट बोर्ड यूज़ करूँगी और आप लोगों को सिंपलेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कैसे स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे ये काम करती है। तो सबसे सिंपल चीज़ होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। और इससे बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप समझिए कि आप इन दोनों को अलग नहीं रख सकते। आपका नेचर क्या है आपके डेटा का। जैसे आपके डेटा जो है, उनको लेवल्स ऑफ डेटा भी कहते हैं कि आपका डेटा किस तरीके का है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, या फिर रेशियो स्केल पे है।
अभी आपको अजीब लग रहा होगा, बट आप ध्यान से सुने समझो, और मैं आपको वैसे भी समझाऊंगी जैसे हमारे प्रोफेसर ने हमको बताया था फर्स्ट टाइम जब वो लेवल्स ऑफ डेटा के बारे में उन्होंने बोला, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। और दूसरा वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। तो दो चीज़ें आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, इनका बिल्कुल कोर अच्छे से समझ आ जाना चाहिए आपको। मैं बार बार इस पर एम्फोसिस कर रही हूँ ताकि आप लोग इस पर ध्यान दें। तो सबसे स्टेटिस्टिक्स को और आगे पढ़ने की, तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आई होगी, और आपको समझ आया होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स बस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी में ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप अपनी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको स्टेटिस्टिक्स से डील करने में दिक्कत होती है, आई मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट थिंग्स, और मैं ऐसे रिप्रेजेंट करके चीज़ें बेटर समझा पाती हूँ मुंह से बोलने के अलावा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके समझाऊँ वाइट बोर्ड पे, और बाकी और किस टॉपिक पे आप जो है, स्पेशली जो इग्नू के MAPC के, क्योंकि इग्नू वालों के पास बैकग्राउंड नहीं होता मोस्टली जब वो करने आते हैं साइकोलॉजी में PG, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है जैसे मुझे हुई थी। बट नाउ आई एम इन लव विद साइकोलॉजी एंड स्टेटिस्टिक्स एज वेल। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझा पाऊँ, आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, आपके बेसिक्स जितना हो सके क्लियर करा पाऊँ, ताकि आपको आगे कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड स्टेटिस्टिक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये 2 पॉइंट्स मैंने नोट किए थे कि मुझे इसके बारे में बात करनी है। और साइकोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे आपकी पर्सनालिटी थियरीज़ हैं, और आपकी इंटेलिजेंस की थियरीज़ हैं, और आपकी जो सोशल साइकोलॉजी है, सब पे आपको प्रॉपर अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स और आप वो टॉपिक्स जिसमें आपको दिक्कत होती है उसको कमेंट्स में डालना बिल्कुल ना भूलें। और अगेन, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट वंस इन अ वीक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक करें किसी भी अपडेट के लिए। जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, जिनके हो गए उनको उनके रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा शॉर्ट सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बस एक ओवरव्यू है कि कहाँ से शुरू करना है, और आप लोग जिस हिसाब से कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे वीडियो करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो कैसे करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डाउट्स हैं। तो please feel free to write down your queries and your suggestions, your feedback in the comment section.